चलिए सबसे पहले गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम लोग जब कल्चर पढ़ेंगे तब और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो दोनों में साथ साथ चलाते जाएंगे। तो जब हम महाजनपद काल पढ़ते हैं, जो मैंने 16 महाजनपदों की बात आपसे की है, तो वो महाजनपद हिस्ट्री का पार्ट है, कल्चर का नहीं। तो महाजनपद काल की कौन सी चीज़ें जो है वो कल्चर में आएंगी और कौन सी हिस्ट्री में आएंगी। तो महाजनपद काल के जो स्थान हैं, स्थान जितने भी बताए गए हैं वो सब एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है और प्राचीन भारत का इतिहास का भाग है। और जब हम उस समय खुदाई में मिली हुई वस्तुओं को यदि देखते हैं कि महाजनपद काल की खुदाई में मिली हुई वस्तुएं ये हैं, उस समय के बर्तन ऐसे थे या उस समय के लोग ऐसे कपड़े पहनते थे या इस तरह से रहते थे, तो जब हम उनकी सोशल लाइफ देखते हैं तो ये कल्चरल लाइफ देखते हैं तो वो कल्चर का पार्ट है। ठीक है, उस समय में क्या क्या आयोजन होते थे। तो उसके पैरेलल में एक चीज़ और है जो ऋग्वेद के बाद आती है और इंडस वैली सिविलाइजेशन के तो काफ़ी बाद है और पोस्ट वैदिक के आसपास है, जिसको हमने लगभग छोड़ दिया है, वो है महाकाव्य काल, एपिक पीरियड। तो रामायण पहले है, महाभारत बाद में है। तो रामायण और महाभारत ये 900 BC 800 BC 1000 से 800 BC के बीच है। तो पहले आप 950 में मान लीजिए, 850 में महाभारत मान लीजिए, है ना, बुद्ध से 100-150 साल पहले। तो ये जो मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ ये बहुत सारे अध्ययन के बाद बता रहा हूँ, बहुत सारी किताबें पढ़ने के बाद, बहुत सारी सीरियल और मूवीज़ और तमाम चीज़ें देखने के बाद में ये निष्कर्ष आता है कि लगभग 950 के आसपास रामायण रही होगी और 850 के आसपास महाभारत रहा होगा, महाभारत का युद्ध हुआ होगा। तो वो कालक्रम फिर बैठ जाएगा, वो दूसरे के साथ भी मिल जाएगा जब हम चाणक्य को पढ़ेंगे या जब हम मौर्य साम्राज्य को या पाटलिपुत्र को देखें या 16 महाजनपदों को देखें तब भी। तो 16 महाजनपदों के समय में जब हम कौशल की बात करते हैं और इसकी बात करते हैं तो रामायण में बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर कुरुवंश की बात करते हैं और जब हम हस्तिनापुर की बात करते हैं तो उस समय में भगवान कृष्ण का अवंतिका उज्जैनी पढ़ने आना सांदीपनि के आश्रम में, और वो सारा वो महाभारत काल में आता है। तो 16 महाजनपद उनमें आते हैं, महाभारत में भी दिखाई पड़ते हैं, कुरु, पांचाल, वो सब दिखाई पड़ते हैं, मत्स्य, विराट, है ना, विराटनगर यानी जयपुर। तो राजा विराट के यहाँ वो रहे थे और वो सारी कहानियाँ अब आपको उसमें फिट होती हुई दिखेंगी। तो महाजनपद काल जब आप पढ़ोगे तो साथ साथ रामायण महाभारत को भी उसके साथ पढ़िए। तो रामायण महाभारत जो है वाल्मीकि और वेदव्यास की वजह से वो साहित्य है और साहित्य होने की वजह से वो संस्कृति का पार्ट है। और ये पूरी कहानियाँ जो है दोनों बहुत बड़े एपिक हैं, ग्रेट एपिक हैं, बहुत बड़ी स्टोरीज़ हैं जो लिखी गई हैं उस समय में। ये रामायण और महाभारत जो हैं ये कल्चर का पार्ट है और ये कल्चर का पार्ट इतना गहरा है कि अभी की हमारी राजनीति, हमारा सब कुछ, हमारा अध्ययन, ये सब कुछ इसी के आसपास है और हमको बहुत प्रभावित करता है। ये हमारी जनता को प्रभावित करता है, हमारे लोगों को करता है, हमारा जीवन प्रभावित होता है, यहाँ तक कि राजनीति प्रभावित होती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ कौन सी आएंगी ये इस पर निर्भर करता है ना। और अभी आप देख रहे थे संसद में भी महाभारत के उदाहरण दिए जा रहे थे, है ना। तो अभी ओम बिरला जो है वो रोक रहे थे कि महाभारत मत सुनाइए, क्योंकि वो चक्रव्यूह वाली बात करके राहुल गांधी ने वो शुरू कर दिया था। तो इसका मतलब है कि ये बहुत डीप है, इंडिया के बहुत डीप में है। तो जब आप भारत एक खोज देखेंगे तो उसमें भी आपको यही बताया गया है कि ये जन जन में बसी हुई चेतना है रामायण और महाभारत। तो फिर हमारे कैसे काम का है, हमारे काम की ये चीज़ें हैं कि उस समय में बर्तन कैसे थे,
मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के हो गए थे रामायण महाभारत काल में? धातु का प्रयोग कौन सी धातु का प्रयोग होने लगा था? वस्त्रों में किस प्रकार के वस्त्र बनने लगे थे? नगर निर्माण कैसा था? तो महाभारत काल में से लेकर के मौर्य साम्राज्य तक नगर निर्माण की बात करें तो लकड़ी के भवन बनते थे। उससे पहले के जो भवन हैं वो झोपड़ियाँ होती थी, घास फूस की झोपड़ियाँ होती थी, मामूली लकड़ियाँ खड़ी करके घास फूस की झोपड़ियाँ बनी जाती। लेकिन यहाँ पर लकड़ी के पैलेस, तो लकड़ी के पैलेस पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस आया है पाटलिपुत्र में, वो लकड़ी का महल मिला है। ठीक है, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का महल का वुड पैलेस, और वो खुदाई में मिला है, जो कि त्यों मिले हैं उसके पिलर्स और वो। ठीक है ना, तो इसको आप जो है लिखिएगा, लकड़ी का पैलेस। और पूरा नगर जो है उसका चार दीवारी जो थी और गेट जो होते थे, द्वार जो होते थे नगर के, वो भी लकड़ी के बने होते थे। तो चाणक्य सीरियल जरूर देखिए। मैं एक और सजेस्ट करूंगा, भारत एक खोज तो आप देखेंगे ही, और भारत एक खोज में आप ये देखेंगे रामायण और महाभारत, और साथ साथ चाणक्य सीरियल भारत एक खोज वाला भी देखिए, 2 एपिसोड है शायद, और अलग से चाणक्य सीरियल भी देखिए। ठीक है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी वाला चाणक्य सीरियल है, और उपनिषद गंगा, ये 2 एपिसोड, 2 जो हैं सीरियल जरूर देखिए। उनके 30-30, 40-40 एपिसोड हैं, जरूर देखिए। आपको भारत की आत्मा समझ में आएगी कि भारत वाकई में क्या है और कितना बहुमूल्य ज्ञान जो है उसमें छुपा पड़ा है। तो चाणक्य सीरियल देखना है, उपनिषद गंगा देखनी है। रामायण महाभारत B.R. चोपड़ा, रामानंद सागर की अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए। बाद के बच्चे बहुत सारे हैं तो उन्होंने नहीं देखी है, तो उसको जरूर देखिए, एक बार जरूर देखिए, समय निकाल के देखिए। जो छोटी क्लास में वो जरूर देखें, जिनको इसी साल एग्ज़ाम देना है वो अभी ये ना करें। लेकिन एक चाणक्य के ऊपर, एक चाणक्य नाम से ही एक नॉवल है भगवती चरण वर्मा का, 250 पेज का है लगभग, तो उसको जरूर पढ़िए, डाउनलोड कर लीजिएगा, चाणक्य भगवती चरण वर्मा, तो वो जरूर पढ़िए। वो बहुत ही आपको, वो थोड़ा सा स्टोरी अलग जाएगी उसकी, सीरियल से अलग जाएगी, भारत एक खोज में जो चाणक्य बताया उससे भी अलग जाएगी। तो 3 तरह के चाणक्य आप पढ़ लेंगे, एक भारत एक खोज वाला चाणक्य हो जाएगा, एक चाणक्य सीरियल है, और एक चाणक्य जो है वो नॉवेल जो मैं बता रहा हूँ छोटा सा, वो पढ़ेंगे। तो 3 तरह से आप चाणक्य को समझ पाएंगे। ठीक है ना, तो फिर पर्याप्त है, इतना कर लिया तो फिर बहुत कुछ हो गया। लेकिन रामायण महाभारत से जुड़ा हुआ भारत एक खोज सीरियल जरूर देखिए, उसमें बहुत संक्षिप्त में रामायण और महाभारत खत्म कर दिया गया। जो लोग हिंदी बहुत अच्छी करना चाहते हैं और अपने आप को बहुत हिंदी भाषा ही यदि आप रखना चाहते हो और हिंदी मीडियम रखना चाहते हो, तो फिर आपके लिए 2 उपन्यास की श्रृंखला है। एक अभ्युदय है 2 खंडों में, अभ्युदय नरेंद्र कोहली का अभ्युदय, तो वो 2 खंड हैं उसके अभ्युदय के, अभ्युदय पार्ट 1 एंड अभ्युदय पार्ट 2, नरेंद्र कोहली। ये इन 2 में रामायण है, इन दोनों में रामायण है। और महासमर, महासमर जो है उसमें महाभारत है। महासमर के 8 खंड हैं, 8 खंडों में मोटी मोटी किताबें 500-500 पेज की। लेकिन अगर ये आप करेंगे तो आपको हिंदी में बहुत फ़ायदा होने वाला है, और आपको फ़ायदा होगा लिखने में भी। तो कई बच्चे जो अभी छोटी क्लास में हैं और तैयारी कर रहे हैं वो इन चीज़ों को करें। अभ्युदय मंगवा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाएगा। महासमर 8 खंडों में वो मिल जाएगा आपको। पेपर बैक मंगवाइएगा तो, क्योंकि अगर आप हार्ड कवर वाला मंगाएंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। पेपर बैक एडिशन, इकोनॉमी एडिशन होता है, पेपर बैक एडिशन। और एक विवेकानंद का श्रृंखला जो है 5-6 किताबों की, 7 किताबों की, तोड़ो कारा तोड़ो, नरेंद्र कोहली की, वो मंगवा लीजिए। तो ये इतना साहित्य यदि आपने पढ़ लिया तो फिर हिंदी जो है आपका स्ट्रांग हो जाएगा, है ना। हिंदी मीडियम रखना है तो फिर उस लेवल का रखिए, अच्छा अच्छी क्वालिटी का हिंदी मीडियम हो जाएगा। अदरवाइज़ तो फिर हिंदी मीडियम ऐसे ही आप कुछ तो भी लिखते हो तो उससे बात नहीं बनेगी। निबंध में भी बहुत अच्छे नंबर लाने हो तो इंग्लिश वाले भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश वालों के लिए मैंने बताया था गांधी के ऊपर पहला गिरमिटिया, तो पहला गिरमिटिया तो वो पढ़ सकते हैं आप लोग। गिरमिटिया सागा इंग्लिश में है, गिरमिटिया सागा।
गिरमिटिया सागा। तो ये 4-5 किताबें मैं हर साल बताता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी ज़िंदगी को बदलने वाली बुक्स हैं, लाइफ को बहुत ज़्यादा चेंज कर देंगी। किताबें तो और भी बहुत सारी है जो आपको इंटरेस्टिंग लग सकती है, हंसी मजाक की हो सकती है, आपको मज़ा आ सकता है पढ़ने में और बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन उनका लाइफ पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होता। ये जो किताबें हैं जो मैंने आपको बताई है, ये देखिए जो पेपर इन दिनों में बनाए जा रहे हैं MPPSC के द्वारा, UPSC के द्वारा, केवल YouTube को सुन कर के या किसी का लेक्चर आप सुन कर के नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। आजकल पेपर ऐसा बनाने लगे हैं कि कोई व्यक्ति अगर शॉर्टकट तैयारी कर रहा है तो उसका सिलेक्शन ना हो, उस टाइप के पेपर बनाने लगे हैं। अब ऐसे पेपर आने लगे हैं। अब उनको समझ में आ गया कि लोग YouTube से सुन रहे हैं और इतना कुछ मटेरियल लोगों ने डाल दिया है कि बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा अगर ऐसा पेपर दे दिया तो, इसलिए अब वो वैसा पेपर अब नहीं दे रहे हैं। अब उस टाइप का पेपर देना उन्होंने बंद कर दिया। इन दिनों में पेपर सब चेंज हो गए हैं। जब तक आप ओरिजिनल किताबों से नहीं पढ़ेंगे, जेन्युइन बुक से नहीं पढ़ेंगे, तब तक कुछ होना नहीं है। तो जेन्युइन बुक्स मैंने आपको बताई है, जनरल बुक्स हैं जो कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी मीडियम का, किसी भी एरिया का, किसी भी ऑप्शनल वाला, MPPSC, UPSC, गांव का, शहर का, कोई भी पढ़ सकता है। और ये पढ़ने के बाद जो आपके बोलने के स्टाइल में, चलने में, सोचने समझने में जो अंतर आएगा, वो खास करके प्रशासन की भाषा में ये लिखे गए हैं कि एक प्रशासनिक अधिकारी को राम कितने इम्पोर्टेंट लगे, हनुमान कितने इम्पोर्टेंट लगे, युधिष्ठिर कितना इम्पोर्टेंट है प्रशासनिक अधिकारी, विवेकानंद के विचार कितने इम्पोर्टेंट है, तो शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है और गांधी का क्या इम्पोर्टेंस है। मैंने आपको गांधी, विवेकानंद, राम, कृष्ण, युधिष्ठिर और ये सारे पात्रों के माध्यम से बता दिया आपको। ये सब चीज़ें होंगी। और चाणक्य, और अभी जो कल्चर के जिस हिस्से में हम प्रवेश कर रहे हैं वो है मौर्य साम्राज्य। तो मौर्य साम्राज्य में जब आप पूरी डायनेस्टी, हर्यक डायनेस्टी और नंदा डायनेस्टी और वो सारी डायनेस्टी पढ़ते हो तो वो हिस्ट्री है, वो एंशंट हिस्ट्री है। लेकिन जब हम मौर्य साम्राज्य को पढ़ते हैं, मौर्याज एम्पायर को पढ़ते हैं और मौर्य एम्पायर में जब हम उसके स्थापत्य को पढ़ते हैं तो यहाँ पहली बार आपको जो है बुद्ध की बनाई हुई, बुद्ध के लिए बनाई हुई या बुद्ध के अनुयायियों के लिए बनाई हुई गुफाएं, विहार, तो यहाँ आपको मिलेंगे आर्किटेक्चर। पहला आर्किटेक्चर जो मिलेगा वो है हाउस आर्किटेक्चर या फिर सिटी, नगर, विलेज, सिटी, विलेज, हाउस, या इसको पूरे को मिला करके ब्रैकेट में लिख लीजिए रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर, रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर, रेसिडेंशियल आर्किटेक्चर। नेक्स्ट मिलेगा, अभी टेम्पल तो उतना नहीं है लेकिन फिर भी कुछ कुछ टेम्पल दिखते हैं, तो टेम्पल आर्किटेक्चर भी लिख लीजिए यहीं पे। केव आर्किटेक्चर, केव आर्किटेक्चर, देखिए जब हम प्राकृतिक बनी हुए पत्थर की गुफाओं को देखते हैं तो उसको हम गुफा कहते हैं, केव। लेकिन जब हम गुफा का निर्माण करते हैं पत्थर को काट करके तो उसको कंदरा कहते हैं, उसका नाम हो जाता है हिंदी में कंदरा। तो केव, बाकी इसमें इंग्लिश में हम दोनों में केव ही बोलेंगे, केव आर्किटेक्चर। विहार, स्तूप, चैत्य, तीनों प्रकार के विहार, स्तूप, चैत्य। और टेम्पल आर्किटेक्चर तो मैंने बताई आपको, जंडियाल में मिला है फर्स्ट टेम्पल। बाकी जो टेम्पल हैं वो आपको फिर गुप्ताज में मिलेंगे। जो अभी हम टेम्पल देखते हैं इन दिनों में, जो हम मंदिर देखते हैं वैसे मंदिर आपको फिर गुप्ताज में मिलेंगे। तो ये एक ऐसे आर्किटेक्चर हैं जो हमको यहाँ पढ़ना है। दूसरा लिटरेचर में, लिटरेचर में जाएं तो लिटरेचर में फिर इम्पोर्टेंट है विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम। और सबसे बड़ी किताब है चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य शब्द नहीं लिखेंगे वहाँ पर, कौटिल्य लिखेंगे। लेखक के रूप में जब चाणक्य हैं तो उनका नाम कौटिल्य आता है, अर्थशास्त्र के राइटर
कौटिल्य। और मेगास्थनीज का इंडिका, उसी समय में मेगास्थनीज। यूनान के साथ संपर्क हो गया सेल्यूकस के माध्यम से। आपने चंद्रगुप्त, मेरी कथा आप सुन लीजिएगा, मैंने कथा सुनाई हुई है चाणक्य की, पूरी सीरियल एक तरह से मैंने सुनाया हुआ है कि चाणक्य के बारे में मेरा एक एपिसोड, 2 या 3 एपिसोड पुराने यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, ग्रुप वालों को बोलेंगे वो डाल देंगे, तो आप उनको झोंकाते हो सुन लीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने चाणक्य सुना रखा है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि चाणक्य अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है वो सिकंदर, जो सेंड्रोकोटस था, अलेक्जेंडर, हिंदी में अलेक्जेंडर बोलते हैं, अरबी में उसको सिकंदर बोलते हैं, और यूनानी भाषा में सेंड्रोकोटस, सॉरी अलेक्जेंडर, तब वहाँ बोलते हैं अलेक्जेंडर, तो वहाँ नाम है अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर हिंदी में अलेक्जेंद्र, अलेक्जेंद्र, और सिकंदर, बाकी अरबी भाषा में सिकंदर। तो ये जब आक्रमण करने के लिए आता है तो बाद में जो है सेल्यूकस, उसका सेनापति, उसकी पुत्री का, हेलेना का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य से चाणक्य करा देता है, मैट्रिमोनियल अलायंस, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके यूनानी सेना का। यूनानी सेना का सपोर्ट क्यों चाहिए? क्योंकि उसको अटैक करना है गणानंद के ऊपर। नंद शासक गणानंद, पाटलिपुत्र पे अटैक करना है, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए, तब वो दामाद हो जाएगा तो उसको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये इसलिए वो उसको शादी कराता है ना। और यहाँ से मैट्रिमोनियल अलायंस का फर्स्ट एग्जाम्पल भी है एक तरह से ही है, इससे पहले भी हैं कुछ, लेकिन रणनीति के तौर पे, स्ट्रेटजी के तौर पे पहली बार गुप्तचर का प्रयोग बहुत अच्छे से चाणक्य करता है, पहली बार सिक्कों का प्रयोग बहुत अच्छे से होता है। तो इस समय में जितने सिक्के हैं, पण, काशापण, पण, ये जो शब्द है पण्याध्यक्ष, इसलिए उसका मैनेजमेंट व्यापार के लिए जो है, कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए जो था वो पण्याध्यक्ष, पण से ही बनाया। पण मतलब व्यापार। इसलिए आपने भारत एक खोज देखा होगा तो उसमें वो बोलते हैं पणियों, ऋग्वेद में शब्द आता है पणियों। ऋग्वेदिक लोग जो थे वो व्यापारी नहीं थे, वो पशुपालक थे। ऋग्वेदिक लोग पशुपालक थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो थे वो व्यापारी थे। उनके लिए जो शब्द यूज किया गया है ऋग्वेद में वो है पणियों। पणियों मतलब व्यापारियों, बनियों, बनियों के लिए, वर्तमान में हम बनिया बोलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, तो उसके लिए पणियों शब्द यूज किया है। तो वो जो पण है, पण्याध्यक्ष, पण और काशापण और अलग अलग तरह के पण हैं, वो सिक्के हैं, एक तरह से सोने के सिक्के हैं। और उन्हीं पणों को चुराने का आरोप, एक तरह से भ्रष्टाचार का आरोप, चाणक्य के पिता यानी कि विष्णुगुप्त के पिता, बालक विष्णुगुप्त के जो पिता थे चणक, ऋषि चणक, उनके ऊपर यही आरोप लगा था। और उन्होंने फिर सुसाइड कर लिया था या उनकी हत्या हो गई थी, जो भी था, अलग अलग थ्योरीज हैं उसके बारे में। तो तब वो चाणक्य जो है एक तरह से उसका बदला लेते हैं। तो चाणक्य, बदला लेने वाले व्यक्ति का नाम चाणक्य है। विष्णुगुप्त किसका नाम है? विष्णुगुप्त एक स्टूडेंट है और विष्णुगुप्त एक स्कॉलर है। विष्णुगुप्त उसको बोलेंगे जब वो स्टूडेंट होता है, जब वो स्कॉलर होता है यानी आचार्य हो जाता है, तो वो विष्णुगुप्त रहता है। ठीक है। जब वो जासूसी करता है और जब वो गणानंद को परास्त करने के लिए तरह तरह के वेश धारण करता है, तो उसको गुंडीराज कहते हैं। गुंडीराज, उसी व्यक्ति का नाम गुंडीराज हो जाता है। और जब वो बदला लेने की बात करता है, बदला लेने की बात करता है, चोटी खोल देता है और गणानंद को समूल नष्ट करने की बात करता है, तो वो चाणक्य हो जाता है, वही व्यक्ति चाणक्य हो जाता है। चंद्रगुप्त तो उसके लिए अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के टूल की तरह काम करता है। विष्णुगुप्त का वो स्टूडेंट है
गुंडीराज के लिए वो एक राजा है जिसको उसे स्थापित करना है, गुंडीराज उसे स्थापित करना चाहता है। और चाणक्य जो है उस राजा को इस्तेमाल करता है अपने बदले के लिए, चंद्रगुप्त को इस्तेमाल करता है अपने बदले के लिए। और जब वो इन सब चीज़ों को कर लेता है तो फिर काशी में बैठ कर के जब वो राजनीति के ऊपर ग्रंथ लिखता है, अर्थशास्त्र, तब वो कौटिल्य हो जाता है। और कुछ लोग बोलते हैं कि वही वात्सायन थे जिन्होंने कामसूत्र लिखा था। तो 5 स्वरूप हो गए चाणक्य के। तो अब ये अलग अलग है, अब आप अलग अलग नॉवेल में जाकर के पढ़ेंगे, अलग कहानियों में जाके पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें मिलेंगे। खैर, हमको इतना डिटेल में उसमें नहीं जाना, लेकिन चाणक्य का ये स्वरूप समझ में आना चाहिए, कौटिल्य। और यहाँ आपको नगर निर्माण यानी कि सिटी प्लान क्या था, तो सिटी परकोटे से बना हुआ एक 4 दीवारी में बंद, जो पैसे वाले लोग रहे होंगे, जो टैक्स देते होंगे, और टैक्स था 10%, अभी जीएसटी 18% है, उस समय में टैक्स था 10%, जो भी वो उगाते थे खेतों में उसका 10%। जो गरीब लोग थे वो जो झोंपड़ियाँ बना करके शहर के बाहर रहते थे, यानी वो जो 4 दीवारी थी उसको किला, फोर्टिफिकेशन होता था, किले का गेट होता था, रात को गेट बंद हो जाता था, तो बाकी मजदूर, किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर लोग उस गेट के बाहर रह जाते थे और वो झोंपड़ियाँ बना करके रहते थे। उनकी सुरक्षा का कोई बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं था, वो खेतों के आसपास रहते थे, गांव बना करके रहते थे। लेकिन जो नगर था, पाटलिपुत्र नगर, ये संगम पे था, सोन और गंगा के संगम पे। ये जो पाटलिपुत्र नगर है, ये यहाँ पर जो नगर के अंदर रहते थे, दीवार के अंदर, दरवाज़ा बंद हो जाता था रात को, उस दीवार के अंदर जो लोग रहते थे वो मंत्री, राजा, बीचों बीच राजा का महल है, राजप्रासाद, रॉयल पैलेस, वो भी लकड़ी का महल है। उसके आसपास उनके अमात्य रहते थे, महामात्य यानी महामंत्री, प्रधानमंत्री, और छोटे छोटे अमात्य, फिर अलग अलग विभागों के प्रमुख रहते थे, फिर श्रेष्ठी रहते थे। ठीक है, तो गलियां थी, इसलिए उसमें शब्द जो आप चाणक्य सीरियल देखोगे तो आपको समझ में आएगा, उसमें बहुत अच्छे से बताया उन्होंने। ठीक है, तो ये सब कल्चर है उस समय का, सोशल लाइफ, उनकी सामाजिक जीवन कैसा था। तो विवाह परंपरा मजबूत हो चुकी थी, तब तक नियोग की प्रथा उतनी ज़्यादा। महाभारत काल में जाएंगे तो आपको जैसे द्रौपदी की 5 पांडवों से शादी हो जाती है, तो 5 पति भी हो सकते हैं। बहुपत्नी भी थी, क्योंकि पांडु की 2 पत्नियां थी, माद्री भी और कुंती भी, तो बहुपत्नी प्रथा भी थी और बहुपति भी था। तो पॉलीगेमस, पॉलीएंड्रस दोनों कंडीशन थी। तो महाभारत काल का विवाह परंपरा और वो, फिर रामायण काल की विवाह परंपरा और वो, फिर राजा का काम करने का तरीका दोनों काल में, फिर उस समय की प्रजा, फिर उनका टैक्स देने का तरीका, टैक्स कैसे देते थे राजा को, कौन कौन से देवताओं में विश्वास करते थे, तो सीता किन की पूजा करती है, तो भगवान शिव की उपासना विधिवत तरीके से होने लगी है दोनों ही तरफ। अर्जुन भी उपासक हैं शिव के, किरातार्जुनियम 12वीं का नाटक है किरातार्जुनियम, किरात और अर्जुन की लड़ाई का वर्णन है, किरातार्जुनियम। किरात भगवान शिव हैं, भगवान शिव जो हैं वो किरात बन के आते हैं, यानी कि शिकारी, और दोनों के बीच युद्ध होता है। किरातार्जुनियम 12वीं। कालिदास ने लिखा है रघुवंशम, रघुवंशम। तो ये जो ग्रंथ हैं संस्कृत के, जो प्योर क्लासिकल संस्कृत, इसको बोलेंगे एक तरह से क्लासिकल संस्कृत, ये जो ग्रंथ हैं ये हमको यहाँ की जानकारी देते हैं इस समय की। ठीक है, और बाकी मेगास्थनीज की इंडिका, इंडिका बहुत डीप में बताती है, और ख़ास करके एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 7-8 साल पहले मेंस में, कि जो अभी हम नगर निगम देखते हैं, हमारे यहाँ नगर निगम होता है, तो उस समय में भी 30 मेंबर होते थे
उस समय में भी 30 मेंबर्स होते थे और 5-5 मेंबर्स की 6 समितियां होती थी। 30 होते थे टोटल और 5-5 मेंबर्स की, तो वो पार्षद 30 पार्षद हो गए, जैसे नगर निगम में पार्षद होते हैं तो ऐसे पार्षद थे। तो पाटलिपुत्र में 6 समितियों से काम चलता था, 5-5 लोगों की 6 समितियां, कमेटी कल्चर था उस समय में। मेगास्नीज ने लिखा है इंडिका में कि 6 समितियां मिलकर के नगर का प्रशासन करती थी और जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी था। बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन उस समय में शुरू हो गया था। व्यापार यानी जीएसटी, उस समय का व्यापार और जीएसटी दोनों काम लगभग एक ही समिति देखती होगी, क्योंकि जो व्यापार के काम को देख रहा है बारीकी से, वही फिर जीएस टैक्स के काम को भी देख रहा है। वैदेशिक संबंध, विदेशों से संबंध यानी दूसरे देशों से, पड़ोसी राज्यों से संबंध, उसके लिए भी एक समिति थी। और नगर के साफ सफाई, जल व्यवस्था और इन सब चीज़ों के लिए भी एक समिति थी। तो अभी आप जो नगर निगम का काम देखते हैं और फिर गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट का काम देखते हैं और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का काम देखते हैं, इन तीनों कामों को मिला करके यदि जोड़ दें तो 30 लोगों की समितियां, 6 समितियां, 5-5 लोगों की 6 समितियां, और ये 6 समितियां मिलकर के प्रशासन कर रही है। ये है कल्चर का पार्ट, आपको देखना है। हिस्ट्री भी है, कल्चर भी है, ठीक है। तो इसको करिए। तो होमवर्क के तौर पे मेगास्नीज ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या लिखा है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मतांतर है। एक बार चाणक्य के यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की और मेगास्नीज के इंडिका की एक तुलना कीजिएगा 10 पॉइंट में। 10 पॉइंट आप कौटिल्य के अर्थशास्त्र के लिखिए और 10 पॉइंट मेगास्नीज का इंडिका लिखिए। दोनों को एक बार कंपेयर जरूर कीजिएगा, स्त्रियों की दशा पता चलेगा। चाणक्य के हिसाब से स्त्रियों की दशा खराब है, मेगास्नीज के हिसाब से ठीक है। चाणक्य बोलता है दास प्रथा थी यानी स्लेवरी था, मेगास्नीज बोलता है स्लेवरी नहीं था। चाणक्य बोलते हैं कि यानी कौटिल्य, मेरा चाणक्य से मतलब है कौटिल्य बोलते हैं कि उस समय में लोग ब्याज से पैसे देते थे, यानी पैसा उधार दिया जाता था तो ब्याज लेते थे। मेगास्नीज बोलता है कि ब्याज सूदखोर नहीं थे, यानी कि ब्याज नहीं लेते थे। तो ये या तो मेगास्नीज के समझ में नहीं आया या फिर चाणक्य थोड़े बाद के समय तक का वर्णन कर रहे हैं, कुछ जो भी है, लेकिन कुछ मत अलग अलग है। लेकिन अधिकांश बातें वही लिखी है जो चाणक्य ने लिखी है, यानी कौटिल्य ने लिखी है, वही बात मेगास्नीज ने इंडिका में लिखी। तो एक होमवर्क आपके लिए हो गया, ठीक है। तो आपको अशोक तक आना होगा। आज इस बार के सप्ताह के होमवर्क में मौर्य साम्राज्य पूरा करिए, और मौर्य साम्राज्य पूरा जो होगा वो अशोक और उसके बाद के राजाओं के बारे में भी करना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बौद्ध धर्म प्रचलित था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में थे और वो श्रवण बेलगोला चले गए और उन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं चाणक्य से परेशान होकर के चंद्रगुप्त मौर्य गया था। सीरियल भारत एक खोज में आप देखेंगे तो वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और इतना ज़्यादा इंटरफेयर था कि वो परेशान होकर के श्रवण बेलगोला चला जाता है और वहाँ जाकर के जैन धर्म धारण कर लेता है। लेकिन अशोक जो है अपने भाई कजिन मोगलीपुत्र तिस्सा जिसको कहते हैं, मोगलीपुत्र तिस्स के प्रभाव में आकर के वो बौद्ध धर्म जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि देवी जो थी अशोक की पत्नी, जो विदिशा की एक श्रेष्ठी थे, नगर श्रेष्ठी, एक व्यापारी थे, उनकी लड़की थी, और उन्होंने ही फिर सांची का स्तूप भी बनवाया था। तो उनने जो है प्रभावित किया कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को धारण करे। कुछ लोग तिस्सा को क्रेडिट देते हैं, कुछ लोग देवी को देते हैं। तो अलग अलग थ्योरीज हैं यहाँ पर भी, पर ये आप समझिएगा यहाँ से। वो दरअसल बुद्धा को इतना ज़्यादा पॉपुलर करने में सबसे बड़ा योगदान चूंकि अशोक का है, इसलिए अशोक को बुद्ध के हिसाब से ही ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो अब आपको
इस बार का जो होमवर्क है वो बहुत बड़ा होमवर्क है, और वो होमवर्क है अशोक के शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, अशोक के इंस्क्रिप्शंस। तीन तरह के इंस्क्रिप्शंस हैं। पिलर इंस्क्रिप्शंस 20 के आसपास हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस एंड मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, बृहत शिलालेख, बृहत शिलालेख, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस, फिर माइनर रॉक इंस्क्रिप्शंस, वो 14 के आसपास हैं, मेजर रॉक इंस्क्रिप्शंस। अब यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चक्कर खा जाते हैं बच्चे, इसलिए कई बार इसको पूछ लिया जाता है। इंस्क्रिप्शंस कहाँ हैं, कौन से इलाके में हैं, और उन पे क्या क्या लिखा हुआ है। तो शुरू के 14 जो हैं उनमें 13 उपलब्ध हैं, खंडित अवस्था में नहीं है। तो 13 में क्या क्या लिखा है वो हमारे नोट्स में मिल जाएगा, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। अशोक जब अपने शिलालेखों की बात करते हैं, तो खास करके हम जब उनके शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, अशोक के शिलालेखों का, तो अशोक बौद्ध धर्म को धर्म नहीं रखते। देखिए, धर्म जो है कई बार लोग पूजा पाठ की वस्तु मान लेते हैं, धर्म मंदिर में जाओ तो धर्म है, उसका कर देते हैं। लेकिन अशोक जो थे उन्होंने धर्म को धम्म बोला, एक तो धर्म को बोला धम्म, और धम्म की जो व्याख्या करते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ये जीवन जीने का तरीका है, जिंदगी जीने का तरीका है, आपको धम्म पे चलना होगा। इसलिए रोमिला थापर उसका उदाहरण देते देते वो अकबर के दीन इलाही से जोड़ देती हैं उसको। अकबर ने जैसे पर्सनल एक व्याख्या की थी धर्म की, कि तमाम लोगों को सुना अकबर ने, और तमाम लोगों को सुनने के बाद में अकबर को लगा कि मैं भी कोई एक नया विचार देना चाहता हूँ, और विचार बड़ा ज़बरदस्त था उसका, और उस पर इसलिए कोई चल नहीं सकता था, इसलिए दीन इलाही किसी ने धर्म धारण किया नहीं, बहुत कम लोगों ने किया, क्योंकि उस पर चलना बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था वो अकबर का धर्म। ऐसे ही जैन धर्म उस समय में बहुत प्रचलित था। उड़ीसा का राजा खारवेल, कलिंग पर जहाँ आक्रमण किया था अशोक ने, तो वो खारवेल जैन धर्म को मानता था। हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो खारवेल का है, रवि कीर्ति ने लिखा है, और वो जैन धर्म के बारे में बात करता है। लेकिन जो बुद्ध के धम्म की बात करता है, ये आपको अशोक के इसमें मिलेगा। अशोक उसको जीवन जीने के स्टाइल बताता है। वो बोलता है कि सभी जीवों पे दया करनी चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए, वृद्ध माता पिता की सेवा करना चाहिए। तो अभी जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन देखते हो, तो जो अशोक के शिलालेख थे, समझ लीजिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। अशोक के शिलालेख उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स की तरह थे, और वो जगह जगह पर उन्होंने लगा के रख दिए थे, जगह जगह पर लगा के रख दिए थे। तो ये स्थापत्य का पार्ट भी हो गया। स्थापत्य का पार्ट क्यों होगा? क्योंकि वो आर्किटेक्चर का पार्ट है, पत्थर पे खुदाई, शिलालेख है, शिला मतलब पत्थर, स्टोन इंस्क्रिप्शन, और उसके ऊपर खुदाई करके, अक्षरों की खुदाई करके, और जो लैंग्वेज है परीक्षा में पूछी जाती है, ब्राह्मी में भी थे और ज्यादातर थे खरोष्ठी में, ज्यादातर किसमें थे? खरोष्ठी में। जबकि संस्कृत और प्राकृत जो है वो जैन लोग यूज करते हैं, हमने पहले बताया था, जैन लोग संस्कृत और प्राकृत यूज करते हैं। यहाँ खरोष्ठी यूज होती है। बौद्ध धर्म में जो यूज होता है वो क्या है? खरोष्ठी। और कुछ जगहों पर ब्राह्मी में भी मिलेंगे आपको शिलालेख, इंस्क्रिप्शन ब्राह्मी वाले भी मिलेंगे।
तो ये इंस्क्रिप्शंस जो है ये बताते थे कि आपको व्यवहार एनिमल्स के साथ में कैसा करना है, जीवों के साथ कैसा व्यवहार करना है, गुरुओं के साथ कैसा व्यवहार करना है, बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये इसके बारे में बताते थे इंस्क्रिप्शंस। पशु बलि का विरोध इसी में है, पशु बलि का विरोध इसी में आया है। तो ये आपको इन इंस्क्रिप्शंस वाला होमवर्क है इस बार का। सारे इंस्क्रिप्शंस तैयार कीजिए, क्या क्या करना है। इंस्क्रिप्शन कहाँ पर मिला है, एक तो जगह का नाम, जो जगह का नाम लिखेंगे उसमें स्टेट का नाम भी लिखना है। तो आपको अफगानिस्तान से लेकर के बिल्कुल नर्मदा तक आपको ये मिलते जाएंगे इंस्क्रिप्शंस। और इन इंस्क्रिप्शंस में लैंग्वेज कौन सी यूज की गई, स्क्रिप्ट खास करके, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट्स, लिपि, जिस लिपि में वो लिखे गए हैं। दूसरा, वो क्या लिखा गया है। फिर मैंने आपको 3 तरह के बता दिया, मेजर इंस्क्रिप्शन, लघु शिलालेख, वृहत शिलालेख, मेजर, माइनर या फिर पिलर। पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं वो साधारणतः अशोक स्तंभ कहलाते हैं, अशोकास पिलर। और अशोक स्तंभ हैं वो पिलर, नीचे की तरफ तो आपको सारा लिखा हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऊपर की तरफ फिर आपको 4 सिंह, जो हमारा नेशनल एम्ब्लेम है, जो अभी संसद पे भी लगाया है, अशोक का नेशनल एम्ब्लेम, राजकीय चिन्ह, वो राजकीय चिन्ह भी लिखना आना चाहिए आपको। थोड़ा टफ है, प्रीलिम्स में वो 4 एनिमल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक तो ऊपर तो लायन है, फिर बुल है नीचे, तो वो आपको 4 एनिमल का नाम पूछते हैं कि वो 4 एनिमल कौन है। अगेन फिर से जो मैंने आपको पशुपति शिव में बताया था कि वहाँ पर भी एनिमल्स के नाम पूछे जाते हैं, यहाँ पर भी एनिमल्स के नाम पूछे जाएंगे। तो नेशनल एम्ब्लेम अच्छे से तैयार कीजिए, राजकीय चिन्ह हमारा। हाँ, शेर तो 4 बने हुए हैं, ऊपर पीठ किए हुए हैं एक दूसरे की तरफ, लेकिन नीचे जो है जो चक्र बना हुआ है, जिसको हम अशोक चक्र बोलते हैं, अशोक चक्र। जैसे अशोका हमारे देखोगे तो आप प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति भवन है उसमें अशोका हॉल है, उसका नाम अशोका हॉल। चक्र है तो हम उसको बोलते हैं ये धर्म चक्र प्रवर्तन अशोक चक्र है ना, अशोक चक्र। हाँ, अशोका मंडपम कर दिया है, तो इसका मतलब है कि अशोक जो है वो बौद्ध धर्म और अशोक कहीं जाना नहीं है, वो रहेगा। और वो जो जनरली हम लोगों ने लिया है नेशनल एम्ब्लेम, वो सारनाथ वाला है, वो सारनाथ से लिया है। तो ये एक अच्छा होमवर्क है आपके लिए इस सप्ताह का, तो इसको करिए, इंस्क्रिप्शन वाला पूरा होमवर्क करिए। फिर एक होमवर्क चूंकि अब करने लगे हैं, तो बौद्ध धर्म के जितने तीर्थ, बुद्धिस्ट रिलीजियस सर्किट, पूरा सर्किट, बुद्धिस्ट रिलीजियस सर्किट पूरा, जो धार्मिक परिक्रमा होती है, पथ होता है एक तरह का, जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं वो बौद्ध धर्म में बोध गया जाते हैं, सारनाथ जाते हैं, लुम्बिनी जाते हैं। तो जिन जिन जगहों पर वो जाते हैं उनका सबका वर्णन थोड़ा सा एक एक पैराग्राफ में वो कर लीजिए। तो ये चीज़ें जो है ये आपको बहुत फ़ायदा करेगी उसमें, ठीक है। चलिए, तो फिर अब आते हैं हम लोग उस ज़माने के आर्किटेक्चर में, खास करके केव्स जो मैंने बताया आपको, विहार, चैत्य और स्तूप। तीनों में डिफरेंस ये है कि जब भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था तो उनका अंतिम संस्कार हुआ, और उसके बाद उनके जो अवशेष थे, रिमेन्स जो भी थे, उनकी अस्थियां और उनकी जो राख थी, उसको 8 भागों में बांट लिया था उस समय के राजाओं ने, और 8 स्तूप बना दिए थे और उनमें वो रख दिया था। स्तूप एक ऐसा स्ट्रक्चर है, सांची के स्तूप का स्ट्रक्चर जरूर बनाइए अपने हाथ से एक बार, नहीं भी बनता है तो फिर ऐसे ही आप स्तूप के डायग्राम पे कुछ लिखने की कोशिश कीजिए कि ऊपर हरबी का है, छतरी का है, एक रेलिंग है उसको क्या कहते हैं, फिर नीचे वाले को प्रदक्षिणा कहते हैं, तो बीच वाले को मेधी कहते हैं, तो किसको क्या कहते हैं, तोरण, गेट्स को जो है तोरण कहते हैं। तो उसको आप लिखिए,
7 या 8 चीज़ें हैं, 9 चीज़ें हैं, उन सबको लिखिए कि किसको क्या कहा जाता है। तो स्तूप का स्ट्रक्चर पूरा समझ में आना चाहिए। स्तूप के बीचों बीच एक रॉड होती है, उस रॉड के नीचे जो है वो एक पेटी होती है, संदूक होती है। उस संदूक में वो अस्थियां रखी जाती है, राख रखी जाती है, खास करके बुद्धा की हैं। अशोक के समय में उन 8 जगहों को फिर से खुदवाया गया था और उस स्तूपों में से उन अवशेषों को निकाल करके हजारों भागों में बांट दिया गया था और बहुत सारे स्तूप बना दिए गए थे, हजारों स्तूप बना दिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा फैला दिया था उनको कि नहीं, ये अभी अब जैसे सांची का बताया तो सारीपुत्र और मोगलायन, महामोगलायन जो 2 शिष्य थे बुद्ध के, जो बुद्ध के जीवन काल में ही जिनकी डेथ हो गई थी, उनके अवशेष यहाँ सांची में रखे हुए हैं। तो उसमें बौद्ध भिक्षु कौन से वाले भिक्षु? वो वाले जो बुद्ध के ज़माने के थे, उनके साथ रहते थे, उनकी अस्थियाँ और बुद्ध की अस्थियाँ। अस्थि कलश एक ऐसे अर्ण में जो है वो रखा जाता है, कलश में रखा जाता है और उस कलश को फिर नीचे स्तूप में रखा जाता है। तो स्तूप एक तरह का स्मारक है उनकी याद के लिए, मेमोरियल, कमेमोरेट करने के लिए कि ये व्यक्ति थे और इनकी अस्थियां इसमें मौजूद है, हम इसको प्रणाम करते हैं तो अभी भी हमको यहाँ से प्रेरणा मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा। ये भाव के साथ स्तूप बनाए गए। चैत्य जो थे, चैत्य प्रार्थना स्थल है, प्रार्थना स्थल। जैसे लोमस ऋषि के आप देखें, बराबर की गुफाएं, पटना के पास में लोमस ऋषि के बराबर की गुफाएं बोलते हैं उसको। वहाँ पर आप देखेंगे तो वो जो केव्स हैं वहाँ पर वो चैत्य हैं, एक तरह के चैत्य हैं जहाँ पर प्रार्थना होती है। मठ एक तरह का, जहाँ पर मठ तो 2 स्वरूप होते हैं, निवास के लिए भी हो सकता है उसके लिए, लेकिन मठ का जब यदि केवल प्रार्थना वाला प्रेयर हो रही है, जहाँ केवल मेडिटेशन हो रहा है, बुद्ध का ध्यान लगा रहे हैं, प्रेयर हो रही है, ईश्वर को याद किया जा रहा है, साधना की जा रही है, तो उस जगह को बोलेंगे चैत्य। और जिस जगह पर मॉन्क रहते हैं, जो साधु हैं, जो भिक्षु भिक्षुणियाँ हैं जो रहते हैं, वो कमरे नुमा होते हैं, तो उनको बोलते हैं विहार, वो विहार हैं। तो स्तूप, चैत्य और विहार 3 तरह की चीज़ें हैं। स्तूपों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में 2 हैं, चूँकि MPPSC में कभी क्वेश्चन आएगा तो भरूच का स्तूप है, सांची का स्तूप है। तो भरूच के स्तूप और सांची के स्तूप पे, सांची के स्तूप पे आधा पेज लिखिए, सांची के स्तूप पे 2 पेज लिखिए और भरूच के स्तूप पे आधा पेज लिखिए। होमवर्क ये है आपका इस बार का। कार्ले में चैत्य है, महाराष्ट्र कार्ले चैत्य, नासिक कार्ले। बाकी स्तूप, सारनाथ का स्तूप भी है और भी स्तूप है, अमरावती स्तूप है। तो इस बार अगर आप ये वाला होमवर्क करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और भी कोई केव्स, अजंता एलोरा केव्स में बुद्ध धर्म की बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। बाघ की गुफाएं धार के पास में, वहाँ आपको बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। बाघ की गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, यस, एलिफेंटा केव्स, इसमें मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद बड़ा होमवर्क मैं लेके आता हूँ आपके पास, मूर्तिकला, स्कल्पचर। अब आपने देखा था कि जो चौथी बौद्ध संगीति थी वहाँ से, और उसके बाद जो है हीनयान महायान किस तरह से आगे बढ़े। तो जो हीनयान के लोग थे वो तो स्तूप में और इन सब में विश्वास करते थे, लेकिन जो महायान वाले लोग थे वो लोग क्या करते थे कि वो मंदिर बनाने लगे, एक तरह से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ बनाने लगे। तो शुरू में जो मूर्तियाँ बनी हैं वो भगवान बुद्ध की, बाद में महावीर की मूर्तियाँ भी बनी हैं। तो ये 2 बड़ी मूर्तिकला, 3 मूर्तिकला हैं, 3 मूर्तिकला स्कल्पचर स्टाइल है, 3 शैलियाँ हैं। उसमें पहला है गांधार शैली, सेकंड है मथुरा शैली और तीसरी है अमरावती। गांधार, मथुरा और अमरावती, इन तीनों शैलियों को आपको पढ़ना है, तीनों को समझने की कोशिश करना है। ये इस बार का आपका तगड़ा होमवर्क है। क्यों है तगड़ा? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है।
गांधार शब्द जो है वो कंधार, अभी हम लोग कंधार बोलते हैं अफगानिस्तान में, वो गांधार, गांधारी का जो मायका था उसमें का गांधार। तो गांधार कला क्यों बोलते हैं इसको, गांधार आर्ट स्टाइल क्यों कहा जाता है, स्कल्पचर, क्योंकि इस पर यूनान का और ग्रीक का प्रभाव था, और जो खास करके सिकंदर आया था तो वो अफगानिस्तान के वहीं आकर के एक तरह से रुक गया था, वहाँ से इधर नहीं आ पाया था, तो वहाँ बहुत लोग रह गए थे। और ग्रीको रोमन जो कल्चर है, खास करके ग्रीक कल्चर जो है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे गॉड हैं, अपोलो हैं, एटलस हैं, मैंने बताया आपको, तो उन सब की मूर्तियाँ बनती रहती थी। तो मूर्ति कला पुरानी है, मूर्तियाँ बनाने का भारत जो है वो ज्ञान वाला पक्ष था। हमारे यहाँ किताबें होती थी, एक तरह से किताबें उस ज़माने में तो उतनी नहीं छपती थी, लेकिन नॉलेज था। तो हमारे यहाँ का जो अध्यात्म था, धर्म था, वो ज्ञान पक्ष था। हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। मूर्तियों को कॉपी किया हमने यूनान से, ग्रीक से, क्योंकि वहाँ के गॉड की मूर्तियाँ बनती थी, हरक्यूलस की बनती थी, अपोलो की बनती थी, एटलस की बनती थी। तो ये वहाँ के गॉड हैं, और इनकी मूर्तियाँ जिस तरह से बनती थी वैसी मूर्तियों की कॉपी सबसे पहले बुद्धा की मूर्तियाँ बनी, सबसे पहले बुद्धा की मूर्तियाँ बनी, और उसको हम बोलते हैं गांधार कला। हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट बोलते हैं इसको, बोला जाता है हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट। हेलेनिस्टिक इसलिए क्योंकि हेलेना, सेल्यूकस की लड़की हेलेना, तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई, चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हुई हेलेना से। सेल्यूकस की, वो सिकंदर का सेनापति था, और सेल्यूकस जो है वो एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्टस बोलता था, सेंड्रोकोट्टस उसका नाम था, यूनानी नाम चंद्रगुप्त का सेंड्रोकोट्टस। उसका विवाह होता है, उसके बाद चूंकि उसका विवाह के बाद मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, और उसके बाद लोग बहुत सारे आते रहे। मेगास्थनीज भी इसीलिए आया था यूनान से, हेलेना के साथ ही था एक तरह से, और वो यहाँ रह कर के, चूंकि महारानी जो है उसके गांव की है, तो उसको यहाँ शरण मिल जाएगा, पेट्रोनेज मिल जाएगा, वो अच्छे से लिख पाएगा। तो वो भारत के बारे में बहुत कुछ लिख पाया, तो उस किताब का नाम है इंडिका। और चूंकि हेलेना का प्रभाव था, इसलिए एक तरह का हेलेनिस्टिक अप्रोच। और इस हेलेनिस्टिक अप्रोच में ये था कि जो देवता वहाँ घुंघराले बाल वाले देवता, मसल्स दिखाने वाले देवता, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो है ये वाली कला उस समय में डेवलप नहीं हुई थी। हमारे यहाँ फिगराइन, जो अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के फिगराइंस देखते हैं, मिट्टी के टेराकोटा की मूर्तियाँ, तो मिट्टी में भी तो हम मसल्स बना सकते थे, मूछें बना सकते थे अच्छे से। तो हमने बियर्डेड मैन जो बनाया वहाँ पुजारी एक, तो उसमें वो वाली कला आपको गांधार वाली नहीं मिलेगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वहाँ प्योर है। तो हमने जैसे मूर्ति बनाई, या फिर कांसे की मूर्ति जो डांसिंग गर्ल है मोहनजोदड़ो वाली, तो उसमें उसके हाथ देखेंगे तो हाथ पतले हैं, तो ऊपर से लेकर आखिरी तक हाथ एक जैसे ही हैं, हाथों में कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो हमको शरीर बनाना उतार चढ़ाव के साथ शरीर बनाना नहीं आता था। ये कहाँ से, हेलेनिस्टिक इम्पैक्ट की वजह से हुआ है, और वो गांधार कला में है। वस्त्र जो है सिलवटदार है, इसलिए मथुरा कला में प्लेन क्लॉथ है, जो क्लॉथ है वो प्लेन है। जबकि गांधार कला में सिलवटदार वस्त्र है, भावभंगिमा है, बुद्ध की आंखें बंद है, वो नीचे की तरफ देख रहे हैं अवलोकितेश्वर की तरह, है ना। तो वो जो हमने उस समय में बौद्ध धर्म में जो तमाम भविष्य के बुद्धा ये पढ़े थे ना, अवलोकितेश्वर, और वो सब पद्मपाणि वाली मुद्रा और अवलोकितेश्वर एक ही नाम है, दोनों को एक ही कहते हैं, एक ही को कहते हैं अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि। पद्मपाणि मुद्रा है, अवलोकितेश्वर नीचे की ओर देखता हुआ, ऐसा ईश्वर जो नीचे की तरफ देख रहा है, उनकी आंखें नीची है, तो बुद्ध की आंखें नीचे रहती है। तो ये आप जो है उसमें तैयार कीजिएगा गांधार शैली में। गांधार में भी यक्ष की कुछ मूर्तियां हैं, लेकिन यक्ष की उतनी नहीं है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां आपको फिर मथुरा शैली में मिलेगी। मथुरा शैली में ज़्यादातर जैन धर्म के महावीर की मूर्तियां ज़्यादा है।
बुद्ध की मूर्तियां गांधार में ज़्यादा है। मथुरा मूर्ति कला में भी बुद्ध की कुछ मूर्तियां हैं, लेकिन महावीर की ज़्यादा हैं। और हिंदू धर्म के गॉड जो हैं उनकी भी मूर्तियां हैं, विष्णु की, और खास करके यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां हैं। जब हम बोलते हैं ना यक्ष, यक्षिणी, नाग, किन्नर, गंधर्व, ये सब जो बोला जाता है ना, देवता, किन्नर, गंधर्व, तो वो जो गंधर्व की मूर्तियाँ, द्वारपाल की मूर्तियाँ, द्वार पे आप हिंदू मंदिरों में पूरे भारत में चले जाइए, खास करके नागर शैली के मंदिरों में हमेशा कुछ उड़ते हुए आपको लोग और ऐसे दिखाई पड़ेंगे दरवाज़ों पे। ये सब यक्ष, यक्षिणी, नाग, किन्नर और गंधर्व, इनकी मूर्तियाँ हैं, जिनको एक तरह से देवताओं का सेकंड सेट कह सकते हैं, सब सेट कह सकते हैं, है ना। छोटे किस्म देवता, यानी कि पहले एक, इसलिए कई जगहों पर इनकी पूजा भी होती है, पूजा भी करते हैं इनकी। लेकिन ये वो लोग थे जो स्वर्ग में एक तरह से वर्कर होंगे, देवताओं का काम करते होंगे, उनके परिचारक होते हैं। तो जैसे कलेक्टर होता है तो उसकी चपरासी की भी झांकी होती है, ठीक है। तो कलेक्टर और उसका चपरासी भी कम थोड़ी होता है। बड़े आदमी का, मुख्यमंत्री का चपरासी कितना पावरफुल होगा, बार बार मुख्यमंत्री की टेबल पे जाता है, बात करके आता है। तो वैसे ही भगवान के यहाँ जो काम करते हैं, उन तक जिनकी पहुँच है, जो उनके द्वार पर रहते हैं, तो वो लोग भी इम्पोर्टेंट थे। उनकी मूर्तियाँ, कंकाली टीला, मथुरा में जिन जगहों से ये मूर्तियाँ मिली हैं उसको बोलते हैं कंकाली टीला। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये जो मैं जितने भी बता रहा हूँ। तीसरा अमरावती कला है ना, आंध्र प्रदेश, अमरावती नदी के किनारे जो कला विकसित हुई उसको अमरावती। तो तीनों की तुलना कीजिएगा, एक चार्ट बनाइएगा, गांधार, मथुरा, अमरावती, तीनों मूर्ति कलाओं का तुलनात्मक अध्ययन। कौन कौन सी मूर्तियां मिली है, बस ये अगर इतना आपने होमवर्क कर लिया तो उससे आगे का फिर मैं आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत अच्छा से बताऊंगा। ये एंशिएंट हिस्ट्री का भी बहुत बड़ा पार्ट हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री भी लगभग यही है, ठीक है ना। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा। मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की